नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब लाखों करोड़ों युवा पहली बार मतदाता बनने की उम्र में पहुंच रहे होते हैं तब उनका सामना 2-3 प्रकार के सिस्टम से होता है। एक लाइसेंस बनाते वक्त, दूसरा 10वीं 12वीं और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के वक्त। रिश्वत देकर लाइसेंस बनाने या इम्तिहान में पर्चा लीक होने, पैसे देकर पास होने के अनुभवों का उन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। जिस सिस्टम पर पहले दिन से भरोसा बनना चाहिए, उसके साथ इन युवाओं के रिश्ते की शुरुआत अविश्वास से हो जाती है। यही अनुभव जब उसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के इम्तिहान के वक्त होता होगा तो उसका यकीन और गहरा हो जाता होगा कि इस देश में कुछ बनना है तो यही शायद एक तरीका है। हो सकता है कि ये एक हताशा का कारण भी हो, इसलिए हमें इसकी मांग करनी ही चाहिए कि भारत में इम्तिहान का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई सेंध ना लगा सके। हर साल बोर्ड के इम्तिहान होते हैं, मीडिया में तरह तरह की खबरें छपती हैं, एक राज्य को लेकर ज्यादा चर्चा होती है, बाकी की नहीं। इसलिए अगर आप सभी राज्यों की खबरों को निकालकर उनके हेडलाइन को देखें तो ज्यादा बड़ी समस्या का दर्शन करते हैं और इन खबरों से भारतीय परीक्षा प्रणाली की जो छवि बनती है वो अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर की खबरें बताती हैं कि पर्चे लीक होते हैं, लीक होने की अफवाह भी उड़ती है और इम्तिहान रद्द होते हैं। इसी साल मार्च में महाराष्ट्र में जब बोर्ड इम्तिहान हो रहे थे तो अखबार लिख रहे थे कि लगातार तीसरे वर्ष प्रश्न पत्र लीक हुआ। मराठी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। 14 मार्च 2017 के ही इंडिया टुडे पर खबर है कि मोबाइल फोन पर 12वीं का गणित का पर्चा लीक हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो हेडलाइन बनाई कि HSC की परीक्षा के 5 दिनों में 5 पर्चे लीक हुए। 16 मार्च 2017 के इंडियन एक्सप्रेस में शिमला से खबर है कि पेपर लीक की खबरों के कारण हिमाचल बोर्ड ने 21वीं के फिजिक्स कंप्यूटर और साइंस के कंप्यूटर साइंस के पेपर रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को विधानसभा में प्रश्न पत्रों की चोरी पर बयान देना पड़ा। बताना पड़ा कि एक स्कूल का डबल लॉक तोड़ा गया और हर विषय के 60 प्रश्न पत्र गायब पाए गए। 2015 में बिहार के वैशाली जिले के विद्या निकेतन की नकल की तस्वीर पूरे देश में गई तो लोग सदमे में आ गए। उसके बाद 2016 की कहानी भी उसी तरह से दोहराई गई। इस साल भी हंगामा हुआ। उड़ीसा में नकल ना करने देने पर छात्रों ने टीचर को ही कमरे में बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में इस साल फरवरी में 10वीं की साइंस परीक्षा में नकल की इतनी खबर आई कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस साल राजस्थान में 12वीं परीक्षा के पहले ही दिन पर्चा लीक होने की खबरों से अधिकारी परेशान हो गए। बाद में पता चला कि अफवाह है। 2015 में तमिलनाडु में गणित का पर्चा लीक हो गया, 4 शिक्षक गिरफ्तार हुए। बंगाल में इसी साल मार्च की माध्यमिक परीक्षा में फिजिकल साइंस का पर्चा लीक होने की बात अधिकारियों ने मानी। टेलीग्राफ ने लिखा है कि अधिकारी कहते मिले कि पर्चा लीक नहीं हुआ, मगर व्हाट्सएप पर जो प्रश्न पत्र घूम रहा है वो मान रहे थे कि फिजिकल साइंस का ही है। अप्रैल 2017 में 10वीं क्लास का गणित का पेपर आउट हुआ, परीक्षा रद्द हुई और जांच के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश में केमिस्ट्री फिजिक्स का पर्चा भी व्हाट्सएप पर आने और चलने की अफवाहें वहां पर चलती रही। बताइए, 10 से 11 राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं का ये हाल है, ये तस्वीर दिखती है। आपको इस पर कोई राष्ट्रव्यापी बहस दिखती है? नहीं। नेता इन सब चीजों पे नहीं बोलते, प्रशासनिक मामले समझकर कालीन के नीचे सरका देते हैं। अगर पेपर लीक होना अखिल भारतीय समस्या है तो इसे दूर करने की गारंटी हर राज्य को देनी ही चाहिए। ईमानदार परीक्षा प्रणाली के बगैर ईमानदार व्यवस्था या नागरिक होने की संस्कृति नहीं बन सकती। मैं नहीं कह रहा कि अखबार में लीक होने की खबर जो छपती है वो सही ही होती है, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन हर साल इन खबरों का लौट आना बताता है कि चोरी कराने वाले गिरोह परीक्षा केंद्रों के आसपास रहते हैं। हर इम्तिहान के बाद छात्रों का समूह 2 वर्गों में बंटता है, एक जिसने नकल नहीं की, दूसरा जिसने नकल की। नकल करने वालों को स्मार्ट समझने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की खबरों को जब खंगालने बैठा तो स्थिति उतनी ही भयावह नजर आई। मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र अपनी हड्डी गला देते हैं, माँ बाप का कितना पैसा खर्च होता है, और जब इन्हें पता चलता होगा कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है तो वो खुद को कितना असहाय पाते होंगे। अगर एक छात्र भी व्यापम के तरीके से एडमिशन पा जाए तो यह सैकड़ों ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफी है। हम कैसे इन खबरों को लेकर सामान्य हो सकते हैं? हर साल 19-20 साल के लड़के जब मुझसे मिलने आते हैं और चोरी और धांधली की शिकायत लेकर बताते हैं
कि दिल्ली के मीडिया हाउस के बाहर भटकते रहे, लेकिन भैया और सर किसी ने नहीं सुना तो दुख होता है। हम क्यों नहीं सरकार से एक फुल प्रूफ परीक्षा प्रणाली की मांग कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। एक ईमानदार छात्र को आप कैसे समझाएंगे कि पैसा देकर कोई डॉक्टर बन गया, फिर कंपटीशन का क्या मतलब रह जाता है? क्या इन खबरों के बाद नीट परीक्षा से जुड़े किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है? क्या उनके चेयरमैन सस्पेंड किए जाते हैं? इसकी कोई खबर हमारे हाथ नहीं लगी। अलग अलग अखबारों की यह हेडलाइन एक जगह जमा कर देखने पर पता चलता है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सेंध की गुंजाइश लगती है और यह धंधा है। शातिर लोगों के गिरोह हर साल आते हैं और किसी मेहनती छात्र का हक उड़ा ले जाते हैं। क्या हमें एक ईमानदार और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली नहीं मिल सकती जिसमें एक भी छात्र के साथ धोखा ना हो और ऐसी खबरें ना छपें? 26 जुलाई के अखबारों में, दिल्ली से छपने वाले अखबारों में एक खबर छपती है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे मैं नीट कह रहा था, NEET, इसकी पोस्ट ग्रेजुएट PG परीक्षा आयोजित करने के लिए जिस अमेरिकी कंपनी को ठेका दिया गया, उसने माना पुलिस के सामने कि परीक्षा के सिस्टम को कोई हैक कर सकता है। क्या सरकार से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा कि जब भारत एक साथ 108 या 100 से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सकता है, तो क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा खुद आयोजित नहीं कर सकता? क्या प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट एजेंसियां परीक्षाएं आयोजित कर रही हैं? और ये कब से, क्या हम जानते हैं? फिर लीक होने की जवाबदेही किसकी होगी? कैसे भरोसा पैदा होगा कि प्राइवेट कंपनी ने किसी के साथ गुप्त रूप से समझौता नहीं किया होगा? दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सेंट्रल रेंज की चार्जशीट से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ और नोएडा सेंटर की जांच की, अच्छी जांच की ऐसा लगता है। मगर इसी तरह की जांच अगर देश भर में हो जाती तो जाने कितने भरम टूटते और कितना भरोसा। पहले नीट परीक्षा के सिस्टम को समझिए। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नीट की परीक्षा आयोजित करता है, ये CBSE के तहत आता है। अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा नीट के तहत होती है। अंडर ग्रेजुएट नीट परीक्षा में 10 से 11 लाख छात्र शामिल होते हैं, यह बताया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट नीट परीक्षा में करीब 3 लाख छात्र शामिल होते हैं। ये 3 लाख वो छात्र हैं जो 5 साल की मेडिकल पढ़ाई पढ़ चुके होते हैं, MBBS होते हैं। PG के लिए करीब 25,000 सीट है हमारे देश में, जिनमें से 10 से 11,000 ही सरकारी सीट है। प्राइवेट कॉलेजों से PG करेंगे तो करोड़ों रुपए का फीस देना पड़ेगा, वो भी ब्लैक मनी में, आज की तारीख में भी। इसलिए हर डॉक्टर सरकारी सीट के लिए तैयारी करता है। सरकार की 10 से 11,000 PG सीट में से 6-7 हजार ही क्लिनिकल होती है, यानी जो काम लायक होती है, जिसमें आप प्रैक्टिस करके डॉक्टर बनते हैं, मरीज का इलाज कर सकते हैं। एक एक सीट के लिए इतनी मारामारी होती है कि डॉक्टर छात्र मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते ही पहले ही साल से PG की तैयारी शुरू कर देता है। जब उसे यह पता चले कि इसमें भी कुछ लोग एजेंट, सब एजेंट के जरिए उनकी मेहनत पर डकैती डाल रहे हैं, तो वे कितने हताश होते होंगे। दिसंबर 2016 में हुई नीट की परीक्षा में, नीट PG नीट दोनों कह लीजिए, धांधली की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो कई बातें सामने आई। PG नीट की परीक्षा का ठेका अमेरिका की एक कंपनी प्रोमेट्रिक को दिया गया। इस कंपनी ने पुलिस को बताया है कि उसके सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ हो सकती है। पुलिस जांच कर रही थी कि परीक्षा का सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है या नहीं। 20 पन्ने की चार्जशीट में हैकिंग से लेकर फिक्सिंग के खतरनाक किस्से हैं। चार्जशीट है, ध्यान रखना चाहिए, दोष साबित नहीं हुआ, इसे साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, लेकिन इसके बहाने हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा प्रणाली को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने हैकिंग की योजना इम्तिहान शुरू होने से बहुत पहले बना ली। छात्रों से पैसे लिए गए, उन्हें कहा गया कि आप कौन सा सेंटर चुन लीजिए, उसके आगे का वो लोग देख लेंगे। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। चंडीगढ़ और नोएडा के परीक्षा केंद्रों के 2 सुपरवाइजर ने कुछ छात्रों की मदद की। जिस सर्वर से परीक्षा हो रही थी उसे हैक कर इनकी मदद कर दी गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगा कि परीक्षा के लिए प्रोमेट्रिक टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है। चार्जशीट के अनुसार इस कंपनी ने CMS IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ करार किया, मतलब सरकार ने एक कंपनी के साथ करार किया, उस कंपनी ने एक और कंपनी के साथ करार किया कि वो इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर और अन्य स्टाफ उपलब्ध कराए ताकि एग्जाम लैब तैयार हो सके। नीट PG कैसे होता है, 100-200 कंप्यूटरों का एग्जाम लैब बनता है, जहां पर 15 दिन तक छात्र जाकर अपना इम्तिहान देते हैं, इसे एग्जाम लैब कहते हैं। अब CMS IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कड़ी में तीसरी कंपनी है, वो एपेक्स सर्विसेज के साथ करार करती है कि परीक्षा केंद्र में जो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था कर दीजिए। पुलिस को शक है कि इतनी कड़ी बनती चली जाती है इस चेन में कि कई एजेंट और सब एजेंट इस सिस्टम में पैदा हो जाते हैं जो छात्रों को खोजते हैं।
कि कोई पैसा दे दे तो उसे बदले में अच्छा नंबर, अच्छा रैंक दे दिया जाए। पहला चरण है उम्मीदवार मिलना, ये मिल जाते हैं। सब एजेंट अपने सीनियर एजेंट को बता देता है। सीनियर एजेंट माता पिता या छात्र के संपर्क में आ जाता है, दोनों तय करते हैं। ये एजेंट साइट के सुपरवाइजर, सीनियर इंजीनियर के संपर्क में आ रहते हैं। उम्मीदवार को बताया जाता है कि कौन सा परीक्षा केंद्र आप चुने तो हम लोग वहां पर सेटिंग कर सकते हैं, जहां अधिकारी उसे नकल करने में मदद कर सकते हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी पुलिस को उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बता सकी जिसके सहारे परीक्षा को हैक किया गया है। पैसे देने वाले छात्र को इंटरनेट के जरिए एग्जाम कंप्यूटर का एक्सेस दिया गया और एग्जाम हॉल से बाहर के कंप्यूटर से जोड़ दिया गया। जितना मैंने समझा ऐसा ही लगा मुझे। ये तो पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा का हाल है, जहां 3 लाख की संख्या के डॉक्टर, 5 साल पढ़े हुए डॉक्टर वो हिस्सा लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस रास्ते से कोई 200 छात्रों के पास होने की आशंका है। अगर ये संख्या सही है तो इस वक्त की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है कि इस देश में कोई चोरी के रास्ते से 200 लोग पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी एमबीबीएस बनने के बाद कर सकते हैं, तो वो कहीं एमबीबीएस भी चोरी के रास्ते से ना बना हो। जिस परीक्षा प्रणाली पर लाखों छात्रों और उनके परिवारों का इतना भरोसा है, वो भरोसा कैसे टूटता है, किसकी वजह से? इस मामले को उठाने वाले डॉक्टर आनंद राय, जो इंदौर के हैं और विसिल ब्लोअर हैं व्यापम के मामले में भी, उनका दावा है कि अमेरिकी कंपनी को बिना टेंडर की परीक्षा आयोजित करने का ठेका दे दिया गया। जो सरकारी संस्था है, हमने उनके यहाँ अधिकारियों को मेल वेल लिखा है, लेकिन जवाब आता नहीं है, किसी सरकार की तरफ से आता नहीं है। आनंद जब आएगा तो वो भी शामिल कर लेंगे। आनंद राय ही लगातार 2-3 साल से यह मामला उठा रहे हैं। इस बार जब एमबीबीएस के लिए नीट की परीक्षा के लिए, अब एमबीबीएस पर आ गए, हाँ पीजी छोड़ दीजिए, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उनकी सख्ती से जांच हुई। खबरें भी आई कि कपड़े उतरवा लिए गए, कहीं कपड़े कतर दिए गए। केरल की घटना है, मगर चोरी ना हो, कोई नकल ना कर सके, इसके लिए ऐसी चेकिंग हुई कि वाकई सबको लगा होगा कि उनके साथ धोखा नहीं होगा, चोरी नहीं होगी और कोई नकल नहीं होगी, पेपर नहीं लीक होगा। बाकायदा ड्रेस कोड जारी हुआ कि परीक्षा केंद्र में क्या क्या पहन के जाना है, जूते नहीं चप्पल जाना है, इस तरह से। ये केरल के कन्नूर की घटना थी, थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर छात्रों को एक ऐसी परीक्षा प्रणाली का इंतजार तो है ही जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके और अपनी तैयारी पर ध्यान दे। नीट पीजी का हाल तो देख लिया आपने, अब अखबारों की खबरों में नीट अंडर ग्रेजुएट, जिसे एमबीबीएस कह रहे हैं, उसका हाल बताते हैं। पटना पुलिस सीबीआई की अनुमति का इंतजार कर रही है ताकि जिस ट्रंक में प्रश्न पत्र लाए गए बैंक से, उनकी फोरेंसिक जांच हो सके। 7 मई को पटना के 32 और गया के 20 केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। पुलिस का दावा है कि उसने प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। पटना पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से इस मामले में जांच कर रही है। इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप मई 2017 का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। पटना के दैनिक जागरण में एक दिन पहले पन्ने पर खबर छपती है कि सरगना से 3 करोड़ की डील हुई थी परीक्षा पास कराने के लिए। एक खबर के हेडलाइन में कहा गया है कि 5 गिरोह हैं जो 20 लाख में पास कराने की गारंटी लेते हैं। कई जगह से ऐसी भी खबरें छपी हैं कि पैसा लेकर सेंटरों ने, कि कहां सेंटर मिलेगा, वो कई जगह लोगों ने ठग भी लिया। 145 की जगह 120 प्रश्नों के ही उत्तर उपलब्ध कराए। ये भी देखिए साहब, मेनू कार्ड बना हुआ है। इस साल मई में आयोजित नीट यूजी परीक्षा की जांच गोवा पुलिस भी कर रही है, राजस्थान की एटीएस भी कर रही है और पटना पुलिस तो कर ही रही है। आनंद राय ने जब दिल्ली पुलिस को शिकायत की, इस बारे में बात की, तो उन्हें मौखिक जवाब मिला कि अभी नीट पीजी की जांच में ही हम इतना व्यस्त हैं, और काफी बढ़िया से भी जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, कि नीट यूजी की जांच में उतना ध्यान देना संभव नहीं होगा। नीट एमबीबीएस और नीट पीजी की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चोरी मुक्त नहीं है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अफवाह की गुंजाइश ना रहे और कोई किसी को ठग नहीं पाए। माँ बाप को लगे और बच्चों को लगे कि वो इतने असहाय नहीं है। जिस परीक्षा के लिए वो हड्डी गला रहे हैं, वहां पर ईमानदारी से उनके साथ न्याय होगा। अखबारों की क्लिपिंग देखते हुए लग रहा था कि हर राज्य में इस परीक्षा को लेकर गिरोहों का अपना एक सिस्टम है जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। यह तब है जब इसी तरह से व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश का। यहां तक कि एम्स की प्रवेश परीक्षा भी संदिग्ध है। इसी 15 जून को सीबीआई ने एम्स एमबीबीएस का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में मामला दर्ज किया। 28 मई को परीक्षा हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, एम्स और सीबीआई को एम्स पेपर लीक के मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आनंद राय इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। जैसे लगता है कि चोरों को पकड़ने का ठेका 2-4 लोग ले चुके हैं। सरकार और सिस्टम को अपनी तरफ से सक्रियता नजर नहीं आती जब तक कोई शिकायत नहीं करता।
प्रशांत भूषण इस मामले में वकील हैं जो छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। 16 अगस्त को अगली सुनवाई है। सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की है। 2003 में एम्स की परीक्षा को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। मुख्य आरोपी रंजीत डॉन का नाम आपको याद होगा, जो बैंक, इंजीनियरिंग, मेडिकल के प्रश्न पत्रों को लीक करता था। ये आजकल किन किन दलों से संबंध रखते हैं ये पता कर लीजिए, तो आपको एनासिन का टेबलेट खाना पड़ेगा, जो कि मत खाइएगा। कई बड़े लोग उसके क्लाइंट होते थे जो अपने बच्चों को पैसे के दम पर डॉक्टर, इंजीनियर बना देना चाहते थे, बन भी गए। सीबीआई की जांच हुई तो 100 करोड़ का धंधा निकला। 2003 के बाद 2017 में सीबीआई फिर से एम्स परीक्षा की जांच कर रही है। तो ये हालत है देश में हमारे बच्चे जो युवा छात्र हैं उनके लिए एक परीक्षा प्रणाली को लेकर। मुझे पता है कि ये सवाल नेताओं के बेकार के और प्रोपेगेंडा वाले आरोप प्रत्यारोप जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन सोचिए कि पैसा देकर बिना पढ़ाई के कोई डॉक्टर बन जाए और आपका इलाज करने लगे। बात सिर्फ डॉक्टर बनने की नहीं है। सरकार ने जनता का पैसा एक ऐसे छात्र पर खर्च किया जो पहले से पैसे देकर चोरी के रास्ते से डॉक्टर बना है। एक बार वो चोरी के रास्ते से डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी की नैतिकता का पालन कभी नहीं करेगा। इस देश में राजनीतिक कारणों से व्यापम घोटाले पर ठीक से चर्चा नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए थी। इससे देश भर की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर एक अच्छी बहस होती, एक नतीजा निकलता। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि जल्दी से व्यापम मामले में जितनी भी चार्जशीट है उनको फाइल कीजिए और हार्ड डिस्क है उसकी रिपोर्ट भोपाल के सीबीआई ट्रायल कोर्ट में जमा कीजिए। इतने काम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। ना आदेश दे तो हार्ड डिस्क का पता ही नहीं चले, जिसमें छेड़छाड़ करके कथित रूप से आरोप लगा था कि इसी में एडमिशन किया गया गलत छात्रों का, सही छात्रों का हटाकर। 31 अक्टूबर तक सीबीआई को सभी केस में चार्जशीट फाइल करनी है। व्यापम मामले में 200 से अधिक एफआईआर दर्ज है। आनंद राय ने बताया कि 2500 आरोपी बनाए गए थे, 2000 गिरफ्तार हुए और व्यापम का भांडा तो फूट गया, मगर कहीं ऐसा ना हो कि नीट को लेकर भी इस तरह का घोटाला पूरे देश में चल रहा हो। हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट है 4 अप्रैल 2017 की। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएजी की एक रिपोर्ट रखी गई। इसमें व्यापम पर काफी टिप्पणी है और परीक्षा प्रणाली पर, और कहा गया कि राज्य सरकार ने परीक्षाओं के उचित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रखा ही नहीं, यानी कोई नियामक स्वतंत्र संस्था नहीं बनाई, जिसकी वजह से उम्मीदवारों का भविष्य खराब हुआ। व्यापम एक विभाग है, नियामक संस्था नहीं है, यानी वो एक मंत्री या सचिव के तहत आता है, जहां नियमों को ताक पर रखकर अफसरों को खुश करने के लिए नियुक्तियां की गई। सरकार ने यह आंकड़ा भी नहीं रखा है कि कितनी परीक्षाएं हुई हैं। पता चलता है कि पारदर्शिता की घोर कमी है। हम इस नीट की परीक्षा और बोर्ड परीक्षाओं को इसलिए साथ लाकर आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते थे मीडिया रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि अब संसाधन भी इतने नहीं है कि आप हर राज्य से, गुवाहाटी से लेकर आप भोपाल तक की रिपोर्टिंग कर लें और वही अधिकारियों का झूठ। तो जो पेपर में छपा है उससे हमने एक तस्वीर पेश की है कि आपके बच्चे जिस मुल्क में अपना भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं, वहां पर कई लोग उस सपने में डकैती भी करने का इंतजाम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम नीट से संबंधित एक सज्जन से जो डॉक्टर हैं उनसे इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर रमन कुमार हैं। रमन एमबीबीएस कर चुके हैं और आप पीजी कर रहे हैं, है ना? यस। तो मुझे ज़रा बताइए कि आप लोग और आनंद रॉय इन लोगों के साथ मिलके आप लोगों ने ये एक ग्रुप बनाया है जिसको केस किया है, ठीक है? जितना मैंने बताया अखबारों में एक हेडलाइन को लेकर समीक्षा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये धांधली की कैसे, किस तरह से धांधली होती है, और जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो इस धांधली की चर्चा का कितना रोल होता है? सर, ये धांधली जो है कई सालों से चल रही है। कई सालों से? यस सर, ये सालों से धांधली है। उसके स्वरूप में चेंजेज आए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो पीछे का जो इफेक्ट्स होता है वो हम लोग की प्रिपरेशन पे असर डालता है। तो जब नीट लाया गया तो हम लोगों में खुशी हुई कि चलो एक एग्जाम होगा, एक ही बार में काउंसलिंग होगी और फेयर एग्जाम होगी, कंप्यूटराइज्ड है। तो जो कैंडिडेट्स दूसरे के बदले में बैठ के लिखते थे, एक दूसरे की कॉपी को करते थे, उससे निजात मिलेगा, शायद एग्जाम एकदम प्रूफ होगा। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये बहुत बड़ी साजिश की गई और उस साजिश के तहत नीट को लाया गया।
और इसके जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जिसके डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो उस पोस्ट पे हैं, इसलिए वही जिम्मेवार। पक्ष है नहीं तो आप उनको अभी मुख्य साजिशकर्ता मत कहिए, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, मेरी नजरों में, हाँ, आपकी नजरों में, इसलिए कि वो उसके लिए जिम्मेवार हैं, उस एग्जाम के डायरेक्टर हैं, तो ऑब्वियस है उन्हीं को बोलेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है, तो एक साजिश क्या की गई कि ऐसे तो किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसी बात पर नोटिस भेजेंगे वो कि हाँ मेरा पक्ष नहीं लिया गया। हाँ खैर बोलिए। तो हुआ क्या कि समझता हूँ इन चेयरमैनों का एक एग्जाम पहले होती थी, एक ही एग्जाम होता था, सिंगल क्वेश्चन पेपर हर एक आदमी के लिए था और उस हर एक क्वेश्चन का मार्क्स फिक्स था कि आपने एक सही किया। अभी तो वो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन पेपर पर नहीं आते। ये जो धांधली और धंधा होता है ये किस किस तरह से होता है वो थोड़ा सा बताइए। इसमें सर होता क्या है कि कैंडिडेट्स खुद से चुनते हैं, जैसा उनके सेटर बता देते हैं कि आप नोएडा सेंटर ले लो और 5 की मॉर्निंग में आप ले लेना। तो सारे सेंटर से 3-4 सेंटर सेलेक्ट किया जाता है। सारे लड़के को देश भर से कलेक्ट किया जाता है और उस सेंटर को उस डेट को चूज करवाया जाता है। और उसके बाद एक जो एडमिन होता है, 2 लोग एडमिन होते हैं और ये जो नेट शेयर होता है, एक ऐप है एमी करके, वो हम और आप सब आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उस ऐप का इस्तेमाल करके वो एडमिन बगल के रूम में जो किसी होटल में है, वहां से ज्यों क्वेश्चन आती है तो यहाँ कैंडिडेट डम्मी से बैठा हुआ रहता है और कोई दूसरा ग्रुप जो ऑलरेडी डॉक्टर्स है वहां वो क्वेश्चन पेपर लेके उनके कंप्यूटर पे आते रहता है और वहीं से वो सॉल्व करते हैं, इनका एग्जाम खत्म हो जाती है। ये कुछ करते ही नहीं है कैंडिडेट, उनके बदले ये करने वाले तो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ना। यस सर। 5 साल आप जैसे आप पढ़ लिए, आपकी डॉक्टरी हो गई, फिर आप पीजी के लिए करते हैं क्योंकि वहां पर सीट किस कारण से कम बना के रखी हुई मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यस सर। ठीक है, लेकिन वो कम सीट है और डॉक्टर बहुत ज्यादा है, बिना पीजी के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नहीं सर। तो ये 5 साल मेडिकल पढ़ने के बाद भी ये लोग पैसा देता है, कितना पैसा देता होगा ऐसे अंदाजन जो चर्चा में रहती है? जनरल सर चर्चा चलती है कि प्राइवेट में 1.5 करोड़ लगता है, तो यहाँ पे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इसी में सेटिंग होती है। 40 लाख रुपए लोग देते हैं? यस सर, 40 लाख देते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इतना पैसा खर्च करते हैं और इसको सेटिंग करते हैं। उनके लिए ये 40 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मेरा 1 साल बर्बाद होता है अगर इस फ्रॉड के चलते, तो फिर मुझे 1 साल प्रिपेयर करनी पड़ती है। एक तो हम अर्न नहीं कर रहे होते हैं, कोचिंग करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया उसमें लगता है। हर महीने मिनिमम आप दिल्ली शहर में 10,000 से कम में रह नहीं सकते। गार्जियंस का प्रेशर होता है। आपके 1 लाख डॉक्टर लोग हैं, इनको बोलना नहीं आता है? नहीं सर, बहुत सारे क्या करते हैं? दहेज लेना तो इनको आता है, लेकिन इनको अपनी समस्या के बारे में बोलना नहीं आता है कि हमारे सीट में लेकर इनको ये किया जाता है, इस तरह से धांधली होती है। नहीं सर, अभी हम लोग इसका मतलब प्रोटेस्ट भी किए, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के पास हम लोग गए, पुलिस कमिश्नर को हमने ईमेल किया, एमसीआई से हमने बात की, तो सारे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। जो एचआरडी आश्वासन दे देते हैं, इसीलिए मैं नहीं बुलाता किसी को। यस सर, क्योंकि वो आके आश्वासन देते हैं और समस्या 20 साल से चली आ रही है। आप जैसे हम लोग गए एचआरडी मिनिस्ट्री के पास, तो उन्होंने कहा कि यार मेरा ये मैटर नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, अगर मुझे कहोगे तो फिर मैं उनको लिखूंगा, ये करूंगा, आप तो सीधा वहीं चले जाओ। उधर से भी एक बयान मिल जाता होगा। वहां हम लोग गए, वहां पे डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, वही कहानी कि तुम 3 लोगों को क्यों परेशानी है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 3 लोगों से है, तो बहुत सारा ग्रुप करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने वो क्या पूछते हैं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि नहीं ये एग्जाम प्रूफ है, उनको इस प्रोसेस में झांकने की इच्छा भी नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। पहली बार जो आप लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है, तो पहली बार जिसपे आप लोगों को शक है उसके करीब आप पहुंचते दिख रहे हैं। यस सर, यस सर। पहली बार आपको पता था कि प्राइवेट एजेंसी भी इस परीक्षा का आयोजन करती है? मुझे नहीं मालूम था, मैं तो कंपटीशन कभी दिया नहीं लाइफ में। जी सर, मुझे इसलिए पता था कि इससे पहले हम लोग का जो फी था एग्जाम का वो 1000 होता था और एक ही बार में एग्जाम होती थी सबके लिए बराबर। तो हम लोग परेशान थे कि 3750 रुपया अचानक से कैसे हो गया, और इतने सेशन में एग्जाम, हर एक लड़के का अलग अलग एग्जाम। 1000 की फीस बढ़कर 3750। यस सर, ये हो गई। और बाहर की एजेंसी जो आपने चार्जशीट में देखा होगा कि प्रोमेट्रिक कंपनी है, उसको दी गई, और ये एक इलीगल टेंडर दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। अच्छा। और उस कंपनी के साथ जो आप लोगों ने जांच किया उससे निकला? यस सर।
और वो कंपनी क्या करती है कि कोई रॉ फुटेज जारी नहीं करती है, किसको कितना मार्क्स आया, मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, उस क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया। आप आरटीआई भी लगाएंगे तो कोई जवाब नहीं। लेकिन आजकल ये सब आईटी वगैरह में इस तरह का मिल जाता है। नहीं सर, ये एक नंबर वाला मार्क्स वाला मिल जाता है ना, जैसे सीबीएसई में वगैरह में। नीट में नहीं मिलता है ना? नीट में नहीं मिलता। नीट में नहीं। वो बोलते हैं कि हम डाटा को डिलीट कर देते हैं, एग्जाम लेते ही डिलीट कर देते हैं। क्यों आप डिलीट करते हैं? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, आपको पता है, आपने फ्रॉड करी। उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है जो एनबी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ, एनबी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा का आयोजन ये प्राइवेट कंपनी कर रही है? यस सर, वो सर लिखा हुआ है। मतलब ये पब्लिक में है? यस सर, पब्लिक में है, वो लिखा रहता है। और इसके पहले जब नीट नहीं थी तो क्या सरकारी व्यवस्था करती थी या तब भी कोई प्राइवेट कंपनी कराती थी? उस समय सर अपनी इंडिया की कंपनी है टीसीएस, वो एग्जाम कंडक्ट करती थी, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी, और मात्र 1000 फी था, और उसको कंडक्ट एम्स करती थी, और एक ही सेशन में एग्जाम होता था। ये चक्कर नहीं था कि किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स आएगा। हम लोग एकदम अंधेरे में रहते हैं, पता ही नहीं चलता। एक ही सेशन मतलब 5 बजे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक इम्तिहान होता है? 3 घंटे का एग्जाम होता है। अच्छा। सारे लोगों के लिए सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। अच्छा। और अभी क्या हो रही है, मेरी अलग क्वेश्चन, आपकी अलग क्वेश्चन, उनकी अलग, उनकी अलग। इसके चक्कर में मुझे 5 नंबर मिल गया, आपको 2 नंबर मिलेगा, उनको 5 नंबर, 6 नंबर, किसको क्या नंबर मिला ये किसी को पता ही आज तक नहीं चल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। और जब उनसे कोर्ट में पूछा जा रहा है तो वो बोलते हैं मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, हम तो एग्जाम लेते ही डाटा डिलीट कर देते हैं, कोई रॉ फुटेज जारी नहीं कर रहे हैं। इसके चलते रैंक्स में बहुत ज्यादा उलटफेर हो रहा है, और जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। आप लोग ये जो मोटी फाइल बनाए प्रधानमंत्री को भेजिए, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है। भेजा है उन्होंने? ईमेल उनको याद दिलाए, उनको तो इतना सारा ईमेल आ जाता होगा कि कौन कितना देखेगा, तो मिस कर जाता होगा आदमी। तो आपको कभी उसको ध्यान दिलाना चाहिए बीच बीच में, समय पे। हम लोग सर ध्यान दिलाते हैं, ईमेल भी किए हैं, देश के हर एक हिस्से में हमने प्रोटेस्ट किया है। और अगर इतने लार्ज लेवल पे पेपर में आ रही है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अब उनके पास जाके डेली ध्यान दिलाना? हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, एक तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से दिन रात इसी में लगे रहेंगे तो फिर तो और सिलेक्शन नहीं होगा। तब तो आप कहेंगे कि तुम्हारा तो रैंक ही नहीं आया, तुम्हारा तो इतना भी रैंक नहीं आया, तो तुम क्यों हल्ला करते हो? तुम तो पढ़ने लिखने वाले नहीं हो। एक ठप्पा लग जाएगा राजनीति करने का, तुम्हारा नहीं हुआ है तो इसलिए तुम हल्ला कर रहे हो, तो ये हो जाता। तो मेरी तो डबल लॉस हो रही है। जब मैं पढ़ रहा था तो सेटिंग हो गई, सारी सीटें गायब कर दी गई, और जब मैं इन चीजों के पीछे पड़ा तो मैं कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग बहुत बुरे फंसे हुए हैं। केस लड़ना भी इतना आसान नहीं है, वकील के यहाँ जाना, तारीख पे तारीख करते रहना, ये भी इतना आसान नहीं है। यस सर, बहुत छपा है ना वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल में 6 घंटे का एक कोर्ट का हालत क्या है, तो उसमें तो बात होती नहीं है। तो अदालतों के भीतर की हालत तो वहीं रह जाती है ना, तो कैमरा घूमता तो पता चलता है उसमें क्या हालत है। इतनी अर्जेंट ये मैटर था, इतनी सेंसिटिव मैटर थी, हमें 2-2 महीना टाइम दिया जाता है। एनवी इतनी करप्ट बोर्ड है कि वो जवाब ही नहीं देती है, कोर्ट में जवाब ही नहीं देती है। 2-2 महीने हो गए, पूछा जा रहा है, कुछ जवाब कुछ देंगे, कभी कहेंगे ये क्यों हल्ला कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का एडमिशन हो चुका है। तो उनकी सेटिंग है गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों से, उन्होंने एक साथ पूरे देश से करोड़ों, सैकड़ों करोड़ में रुपया ले लिया, और इसके चलते लगभग 1000 स्टूडेंट्स का कैरियर बर्बाद हुआ है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों ने हिसाब लगाया है। यस। और प्राइवेट एक पीजी की सीट कम होती है, जहां तक मैंने बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लगभग 40 एमबीबीएस में एक पीजी की सीट। 40 में एक, तो एक ही पीजी करेगा, 39 डॉक्टर नहीं बनेगा, फिर स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा, स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा। तो 40 में एक सीट है, तो आपने सीट कम कर दिया। लेकिन प्राइवेट में भी यही रेशियो है। प्राइवेट में इससे ज्यादा अच्छा रेशियो। प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि वो नॉन क्लिनिकल सीट्स कम रखते हैं, वो क्लिनिकल सीट्स नॉन क्लिनिक मतलब हुआ फिजियोथेरेपी और ये सब तरह, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जो पढ़ाने के बाकी लोगों के दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। तो वो सीट कम रखते हैं। और क्लिनिकल वाला जिसमें आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, एमडी जो करते हैं आप, है ना, एमडी एमएस, हाँ एमडी एमएस जो करते हैं, तो डॉक्टर के बोर्ड पे जो लिखा रहता है, तो वो प्राइवेट से आप करेंगे तो उसका करोड़ों रुपए में फीस है। एयरपोर्ट पे 2 लड़के मिले थे, वो बड़े निरीह और निराश लग रहे थे कि हम लोग अभी के उम्र में हमारे जेब में 2000 रुपया है, और जहां काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं प्राइवेट वाला 1 करोड़ रुपया फीस मांगेगा, तो हम कहां से देंगे। yes, अभी चोरी करेंगे किसी से तो बाद में चोरी ही करेंगे लड़के। मैं तो, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था उन लड़कों के लिए, yes, है ना। yes, तो ये बात जो है, इस बात को लेकर आप रेखांकित नहीं करते आप लोग कि सीट की संख्या इतनी कम है। अभी एक कुछ समय पहले खबर आई थी कि सरकार ने 9000 या कुछ हजार, हम लोगों ने काफी फ्लैश किया था उसको प्रमुखता देते हुए, कि पीजी की सीटों को बढ़ाया है।
उसमें सर उन्होंने क्या किया कि डीएनबी के सीट्स को ऐड कर दिया गया। सरकार डीएनबी क्या होता है? डीएनबी सर होती है डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, ये भी एमडीएमएस के इक्विवेलेंट है। अच्छा। और ये भी एग्जाम एनबी ही कंडक्ट करती है, एक ही एग्जाम के अच्छा, वो भी पीजी के बराबर है? यस सर, पीजी के इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है। अच्छा। तो उसमें भी सीट बढ़ाया गया और इसमें भी सीट बढ़ाया गया बिना किसी अरेंजमेंट के, सीधा टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो चेंज कर दिया गया और सीट्स बढ़ाया गया। लेकिन जितनी सरकार घोषणा कर देती है उतना एक्चुअल में सीट बढ़ा नहीं, और उसमें बहुत सारी नॉन क्लिनिकल सीट्स बढ़ी, उसमें बहुत सारी पीजी डिप्लोमा की सीट्स बढ़ी। तो ये प्रॉब्लम है। और ये जो सीट्स बढ़ी है ये हमने तो ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि 9000 पीजी के लिए सीट बढ़ा, लेकिन आप कह रहे हैं उसमें डिप्लोमा भी है, सब है मिला के। यस सर, उसमें डीएनबी भी है, डिप्लोमा भी है, तो वो सारी सीटें मिला के वो भी उतनी सर वस्तु स्थिति में नहीं बढ़ी है। मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को पता रहता है कि आपके आसपास का वो डॉक्टर पैसा देके पीजी बन गया है, अच्छे परिवार का है इसलिए वो दे दिया, आप साधारण पृष्ठभूमि के हैं, रगड़ के कंपटीशन कर गए, आप डॉक्टर बन गए, अफसोस तो होता होगा ना? सर ये एक बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है कि आप अपने एमबीबीएस कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कोई मौज मस्ती कर रहा होता है, कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। जब टेस्ट सीरीज होती है लगातार, हम हर महीने खुद को एसेस करते हैं कि हम कहाँ हैं, और हम खुद को एसेस करके सोचते हैं कि मैं पीएमसीएच में एडमिशन ले लूँगा, मैं डीएमसीएच में मिल जाएगा, मुझे रेडियोलॉजी मिलेगी, ऑर्थो मिलेगी। और अचानक से जब रिजल्ट आती है और उस सीटों पे मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मुझे घटिया ब्रांच में जाना पड़ता है और उन सीटों पे टॉपर कोई और हो जाता है, तो उस समय उसकी पीड़ा इतनी असहनीय है कि उसको बताना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आपको लगता है एक साल के लिए अब फिर से वही झंझट, वही कोचिंग, पता नहीं अगले साल क्या होगा, फिर सेटिंग हो जाएगी। जब तक एनबीई से एग्जाम छीन के और इस पूरे सिस्टम को प्रोमेट्रिक से हटा के एक दिन एक पेपर नहीं किया जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं है। कितना पैसा लग जाता होगा ये डॉक्टर बनने के बाद कोचिंग करने में? सर लगभग 1 लाख रुपया है कोचिंग का फी, जितने भी कोचिंग वाले हैं। और कहीं रह के कीजिए तो उसका खर्चा पानी अलग। दिल्ली का सर आप सोच सकते हैं, आप लोग को तो ज़्यादा अच्छा आइडिया है, 15-20 हज़ार रुपया हर मंथ। तो डॉक्टर रमन, आप तो पीजी कर रहे हैं, लेकिन आपके ज़रिए मैं इसीलिए 3-4 लोगों को बुलाने से बचता हूं, क्योंकि मैंने जो अनुभव होता है, आप सीखते हैं, ये आके किसी भी चीज़ पे पर्दा डालते हैं। 1917 का बात करेंगे, 20 साल पहले का बात करके अंत में वो गोबर डाल दिया जाता है उस पर, और इशू का कुछ समझ में नहीं आता है। इसकी सरकार उसकी सरकार में ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन हमारे नौजवानों की ज़िंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रही है, अगर आपने देखा इस कार्यक्रम को तो देखिए भी और सोचिए भी कि इन मुद्दों पर हम भी और समाज क्यों नहीं बात करता। इस देश में क्या एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की उम्मीद करना, क्या बहुत ज़्यादा उम्मीद करना है, और ये क्यों नहीं कर सकते हम? ब्रेक के बाद हम दिल्ली की एक खबर दिखाएंगे। दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के साथ बीते 3 साल में 800 से भी ज्यादा वारदात हुई है। यह आंकड़ा इसी साल मार्च में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया है। चिंता की बात है। दरअसल दिल्ली में उत्तर पूर्व के छात्र और युवा भारी तादाद में रहते हैं। उनके खिलाफ अपराध काफी बढ़ गए, जिसे देखते हुए 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने एक नॉर्थ ईस्ट सेल भी बनाया। यह सेल कैसे काम कर रहा है, अभी इसकी ठीक से समीक्षा होनी बाकी है, होनी भी चाहिए। इस सब के बीच दिल्ली में उत्तर पूर्वी राज्यों की लड़कियों का एक खास कमांडो दस्ता स्पेशल 41 चर्चा में है। 15 अगस्त को दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा इन लड़कियों पर भी होगा। दिल्ली पुलिस ने उन्हें स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दी है। इन्हीं में से एक बेस्ट कमांडो को दिल्ली पुलिस ने अपनी पोस्टर गर्ल भी बनाया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट है, देखिए और खुद को जरा सुधारिए भी कि उत्तर पूर्व के छात्रों से, उनके यहां से आने वाले लोगों के साथ हम दुर्व्यवहार ना करें। 1 2 3 कमांडो! ये है नागालैंड की रहने वाली सी थेले। थेले ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनेंगी। अपने घर से हजारों मील दूर थेले न सिर्फ दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई, बल्कि उन्होंने अपनी सामान्य ट्रेनिंग के बाद खुद को विशेष कमांडो ट्रेनिंग के लिए तैयार किया। अब ऐसे करतब दिखाना उनके बाएं हाथ का खेल है।
कभी वो अच्छी तीरंदाज थीं तो आज अच्छी शूटर। 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें न सिर्फ बेस्ट कमांडो चुना गया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपनी पोस्टर गर्ल भी चुना है। यानी पारंपरिक तस्वीरों की बजाय अब दिल्ली पुलिस के पोस्टरों में सी थेले की तस्वीर होगी। बहुत ज़्यादा खुशी है सर, सपने में भी हम जो नहीं सोचा वो भी आज पूरा हो रहे हैं। सब लोग हर कोई सपना देखते हैं कि हमारा फोटो न्यूज़पेपर में आए और हमारा फोटो टीवी चैनल में आए, तो आज वो सपना पूरा हुआ। बहुत ज़्यादा खुश है सर। दिल्ली पुलिस के एडवर्टाइजमेंट्स में जो पहले जो आर्टिस्ट होते थे, उसकी जगह जो रियल जो दिल्ली पुलिस के कमांडोज हैं, चाहे विमेन कमांडोज हों, चाहे मेल कमांडोज हों या मेल बीट ऑफिसर्स हों, इनको लाया गया है एक रियल सिचुएशन दर्शाने के लिए। पोस्टर गर्ल थेले के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों की 40 और लड़कियां विशेष कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रही हैं। कल तक इन लड़कियों के लिए दिल्ली आना एक सपना था, लेकिन आज ये उनकी हकीकत है। दिल्ली पुलिस के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ये वो सारे जोखिम उठा रही हैं जो इन्हें एक विशेष कमांडो बनाता है। किसी भी खतरे की स्थिति में ऊंची इमारत से उतरना हो या चढ़ना, इसमें इन्हें महारत हासिल हो चुकी है। कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के बाद एक तो ये हुई कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ये हमें पता लगा है, और दूसरी बात मुश्किल तो है क्योंकि कमांडो की लाइफ ही मुश्किल से भरी हुई है, पर मुश्किल को जब हम पार कर जाते हैं तब जो खुशी मिलती है वो हमें यहाँ आके मिली है। यहाँ तक आने के लिए मैं बहुत मेहनत किया था पहले, अभी तो यहाँ तक पहुँच गई। अभी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छा चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बाद में भी अच्छा काम करने के लिए मौका मिलेगा, ऐसा सोच के मैं बहुत खुश हूँ। बड़े गैंगस्टर से निपटना हो या आतंकी से, ये कमांडोज उन्हें सेकेंडों में धूल चटा सकते हैं। दिल्ली में महिला फिदाइन के हमले के खतरे को देखते हुए इनकी भी तैयारी अहम है। जब इन नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियों की बेसिक ट्रेनिंग हो रही थी तो इनमें मैंने जज्बा देखा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना देखी, तो मैंने इनको मोटिवेट किया। इन्होंने 1 महीने का बेसिक कमांडो कोर्स किया। उसके बाद दे बिकेम वॉलंटियर, अपने आप इच्छुक हो गई है एडवांस कमांडो कोर्स करने के लिए। इनके सभी ट्रेनर उत्तर भारतीय हैं और अब ये खुद भी हिंदी सीख गई हैं। पहले जब शुरू में ट्रेनिंग हुआ तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, लाइक हमें पढ़ाई में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भी सिखाया जाते हैं, तो हिंदी में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अभी तो थोड़ा परफेक्ट हो गया पहले से। जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेके एक मेंटलिटी तो नॉर्थ इंडियन पे पहले से ही बनी हुई है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, और हम यहाँ आए भी इसलिए ताकि ये मेंटलिटी को हम चेंज कर सके। हमें इनका कल्चर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा कल्चर सीखा, हमने इनका कल्चर सीखा है, तो ये आदान प्रदान आपस में जो हुआ है उसके कारण 2 संस्कृति बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा हो रही हैं। अब ये भी हमें समझने लगी हैं, हम भी इनको समझने लगे। महिला कमांडोज का ये दस्ता 15 अगस्त के मौके पर पहली बार दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहेगा। इन लड़कियों की दिल्ली में तैनाती से शायद वो समाज भी बने जहां उत्तर पूर्व के लोगों के लिए भेदभाव की कोई जगह ना हो। उत्तर पूर्वी राज्यों की लड़कियों का ये खास कमांडो दस्ता दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैयार है और इनमें सबसे खास है पोस्टर गर्ल थैले, जो कि दिल्ली पुलिस का चेहरा बन गई हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।